सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ आपके लिए होने जा रही है और वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से डिफरेंट सोर्सेस हैं। सो आज 14 Feb है। ये सीरीज़ आपकी रेगुलर बेसिस पर चलेगी। जो सेशंस होंगे वो होंगे मंडे टू सैटरडे। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप जुड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर का जो मेरा ऑप्शनल है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नया बैच भी फिर जल्द शुरू होगा। बैच कोर्सेस आपके काफ़ी सारे शुरू हो चुके हैं। 2022 के लिए, 2023 के लिए बैच कोर्सेज भी आपके शुरू हो गए हैं। आपके पास मौका है यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट का पार्ट बनने का। 17 जनवरी 11 बजे होंगे। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा फ्रेम किए होंगे। अगर इस टेस्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और रैंक टॉप 3 में आते हो तो आपको 3 मंथ्स यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और रैंक 4 से 150 वाले जो बच्चे हैं उनको 1000 का अमेजन का वाउचर भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, इस टॉपिक को ध्यान से देखना है। दिस इज रिलेटेड विद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। न्यूज़ में भी था। तो अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना the average sum insured per hectare has not increased much from the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana scheme. It aims to reduce the premium burden on farmers and ensure early settlement of crop insurance claim for the full insured sum. The scheme make it easier for the farmer to report crop loss within 72 hours of occurrence of any event थ्रू द क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है 1 2 1 3 1 2 3 2 and 3। सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस क्लाइमेट चेंज, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्लड है, ड्रॉट है, ये जो क्लाइमेट चेंज है उसकी लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई है, इस क्लाइमेट चेंज की जो फ्रीक्वेंसी है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस बेसिस पर जो इंक्रीज़ हुई है, उस वजह से फार्मर को काफ़ी अधिक लॉस भी फेस करना पड़ता है। तो इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस एक तरीके से स्कीम है। अब यहाँ पे पहला अगर आप स्टेटमेंट देखो, इट इज़ सेड दैट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवरेज सम इंश्योर्ड पर हेक्टेयर हैज़ नॉट इंक्रीज्ड। यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है कि नॉट इंक्रीज्ड। एक्चुअली यहाँ पे इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹15,000। इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹15,000 ड्यूरिंग प्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम टाइम टू ₹40,700। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। फिर यहाँ पे जो प्रीमियम का बर्डन है फार्मर्स पर, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। एक यूनिफॉर्म प्रीमियम पे करना पड़ता है फार्मर को। दूसरा ये भी है कि फार्मर ऐप का इस्तेमाल करके, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का इस्तेमाल करके जो भी क्रॉप का लॉस हुआ है वो रिपोर्ट कर सकते हैं और विदिन 2 आवर्स ऑफ ऑकरेंस अगर कोई भी ऐसा डैमेज होता है और उस डैमेज के बारे में जानकारी फार्मर्स के द्वारा दी जा सकती है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का इस्तेमाल करके। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है और ये दूसरा स्टेटमेंट ये आपका सही है। सो द आंसर इज़ 2 and 3। अच्छा देखो, ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को कहीं ना कहीं आपके न्यूज़ में रहते हैं और इन टॉपिक्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हर एक टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक बेस्ड होंगे ऐसे स्टैटिक एंगल से जो कि न्यूज़ में, अगर कोई चीज़ न्यूज़ में चल रही है तो उससे डिराइव्ड स्टैटिक टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे उस पर बेस्ड हम लोग जो है वो प्रोसीड करेंगे। खास तौर से जो यूपीएससी के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-2026। ये भी हाल फिलहाल आपकी न्यूज़ में थी। तो देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। व्हाट बेसिकली इज़ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? जो प्रोविजंस आपके लाए जाते हैं जिसके तहत किस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर सकें, किस तरीके से हम अपने इंपोर्ट को रिड्यूस कर सकें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं, ख़ास तौर से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये सब आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में होते हैं। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, लेकिन और दूसरे जो स्टेटमेंट्स हैं इन जनरल आप सही कर सकते हो।
जैसे अगर न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल कम इनटू अफेक्ट ऑन अप्रैल 1 2021 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, यहाँ पे लिखा है 3 years के लिए है, अप्रैल 1 2021 है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव विल फॉर्म एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स बनाए जाएंगे, हर एक स्टेट में जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट हब्स बनाए जाएंगे और इन एक्सपोर्ट हब्स के थ्रू कोशिश की जाएगी कि जो यहाँ के जो भी एक्सपोर्ट करने के से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव लिया जा सके। सो जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये अप्रैल 1 2021 से शुरू होगी, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब ये है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, इट इज़ नॉट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, इट इज़ फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है और ये 2 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। सो द आंसर इज़ 1 and 3। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कायाकल्प अवार्ड्स टू प्रमोट क्लीनिनेस, हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। देखो अगर आप नेशनल कायाकल्प के बारे में अगर बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस अवार्ड, तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इनिशिएट किया गया था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इनिशिएट किया गया था 2015 के अंदर, क्योंकि ये माना गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो सफाई की कमी है उस वजह से भी डिजीज़ काफ़ी अधिक स्प्रेड होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए नेशनल कायाकल्प अवार्ड आपका शुरुआत की गई 2015 में और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में ये एक्सपेंड किया गया 2016 में। फिर 2017 तक ये जितने भी आपके अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी इसको एक्सपेंड आपका किया गया। मेन जो इसका एम है वो ये है कि स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए, क्लीनिनेस, हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट ये जो स्टेटमेंट है, बेस्ट हॉस्पिटल्स जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं आफ्टर इंस्पेक्शंस कंडक्टेड, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे जो इंस्पेक्शन कंडक्ट किया जाता है उस बेसिस पे जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने प्रयास किया है कि क्लीनिनेस को मेंटेन किया जाए तो उनको अवार्ड दिया जाता है। कैश प्राइस आपका 5 लाख है, तो ये 5 लाख नहीं है, ₹15 लाख है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी 2 स्टेटमेंट अगर आप देखोगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। सो द आंसर इज 1 and 2। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पिनट्रॉनिक्स। यहाँ पे ये टर्म याद रखना है, दैट इज स्पिनट्रॉनिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ intrinsic spin of the electron and its associated magnetic moment. It is one of the emerging field for the next generation nano electronic devices to reduce their power consumption and to increase their memory and processing capability. Technology also hold promise for digital electronics in general. ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो स्पिनट्रॉनिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं और काफ़ी अधिक प्रश्न भी आपके इसमें पूछे जाते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर आप बेसिक केमिस्ट्री भी अगर आपने पढ़ी है, फिजिक्स में भी चीज़ें कवर होती हैं। एटम्स के अंदर अगर आप एटम्स की बात करो तो एटम्स में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके डिफरेंट स्पिन हैं। सो ये जो इंट्रिंसिक स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, इसकी स्टडी करना और ये जो डिफरेंट मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उस मैग्नेटिक फील्ड या मूवमेंट को भी समझना और उसको स्टडी करना, तो ये इसे हम कहते हैं स्पिनट्रॉनिक। बेसिकली इलेक्ट्रॉन के इंट्रिंसिक स्पिन को स्टडी करना और एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक चेंजेस हैं या मूवमेंट है उसके बारे में जानना, ये बेसिक पार्ट है आपका स्पिनट्रॉनिक का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इमर्जिंग फील्ड सामने आ रहा है। नेक्स्ट जनरेशन जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, नैनो इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत ही छोटे आप कह सकते हो कि 10⁻⁹ तक के साइज़ के जो इतने छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल ड्रग डिलीवरी, बहुत सारे एरियाज़ में, मेडिकल है, हेल्थ मेडिकल में तो है ही, और कई सारे एरियाज़ में इनका काफ़ी अधिक इस्तेमाल बढ़ेगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल बेसिकली इस्तेमाल जो है, इन प्रॉपर्टीज़ का जो इस्तेमाल है नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाएगा। और क्यों ये स्टडी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेवलप किए जाएंगे इससे जो पावर कंजम्पशन है वो आपका रिड्यूस होगा, जो मेमोरी स्टोरेज है वो आपकी इंक्रीज़ होगी और जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है वो आपका इन्हेंस होगा। सो मेनली जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का एरिया है उस पे
काफ़ी ज़्यादा ये डेवलपमेंट होगा इस स्पिनट्रॉनिक की स्टडी की वजह से। जो आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के इन्हांसमेंट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है व्हाट वी कॉल इट एज स्पिनट्रॉनिक्स। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रसबा इफेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सो इट इज़ अ मोमेंटम डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ द स्पिन बैंड इन 2 डायमेंशनल कंडेंस्ड मैटर सिस्टम। जैसे कोई भी मैटर है वो एटम का बना होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि जो रसबा इफेक्ट है वो बेसिकली जो स्पिन है, जैसे फॉर एग्जांपल किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द वी कैन से प्रोटॉन और जो न्यूक्लियस जो आपका प्रेजेंट है। जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का उसके कंटेक्स्ट में जो एंगुलर मोमेंटम है उसको ध्यान में आपको रखना है। तो कुल मिला के अगर आपसे रसबा इफेक्ट के बारे में पूछे, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन बैंड्स। स्पिन बैंड्स बेसिकली जो डिराइव होता है डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के द्वारा, उनके मूवमेंट की वजह से। ये आपका नेम किया गया है इमैनुअल रसबा के नाम से। और रसबा इफेक्ट अलाउज टू मैनिपुलेट द स्पिन बाय द सेम मीन दैट इज़ विद द एड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस इफेक्ट की वजह से जो स्पिन है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब जो मूवमेंट है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है विद एड ऑफ मैग्नेटिक, मतलब विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड इट कैन बी डन। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये है आपका 1 and 2। Next is consider the following statement about aerosols caused by a crop residue burning, forest fire, rapid urbanization, industrialization. The increased aerosol concentration over India is attributed to land aridity due to global warming. Increasing trend in aerosol optical depth is credited to conversion of cropland area into डेजर्ट। तो ये जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस समय न्यूज़ में भी काफ़ी आपका ये चल रहा था। तो इसमें अगर इफ़ यू सी द डिस्क्रिप्शन, सो अगर हम एरोसोल्स की बात करें तो जो छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स है, हम उनको एरोसोल्स, वी कैन कॉल देम एज एरोसोल्स। तो जैसे क्रॉप की बर्निंग की वजह से, फॉरेस्ट फायर की वजह से जो कंटिन्यूस अर्बनाइजेशन हो रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो ये एक सोर्स बन जाता है। जो एरोसोल का कंसंट्रेशन कंटिन्यूस इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में, ये बेसिकली एट्रीब्यूटेड है लैंड एरिडिटी, मतलब जैसे ज़मीन सूख रही है, मॉइस्चर नहीं है, और वो ज़मीन में जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के माध्यम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। डिक्रीजिंग ट्रेंड इन एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ इज़ क्रेडिटेड टू कन्वर्जन ऑफ लैंड क्रॉपलैंड एरिया इनटू डेजर्ट। सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, ये भी एक नया कंसेप्ट है। सो अगर आप एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ की बात करोगे, सो इट इज़ अ मेज़र ऑफ कि कितनी सनलाइट, डायरेक्ट जो सनलाइट है वो नहीं पहुंच पाती है। इट मीन्स हाउ मच डायरेक्ट सनलाइट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड्स बाय दीज एरोसोल पार्टिकल। मतलब जैसे सपोज करो एटमॉस्फेयर में कण पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कितनी सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, वो बेसिकली आपका ये पता चलता हमको एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ से। ठीक है, सो ये क्रेडिटेड है टू कन्वर्जन ऑफ डेजर्ट इनटू क्रॉपलैंड एरिया, नॉट क्रॉपलैंड एरिया इनटू डेजर्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका अपोजिट है। सो डिक्रीजिंग ट्रेंड इन एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ इज़ क्रेडिटेड, क्यों ये क्रेडिटेड है, क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर ज़्यादा सनलाइट एंटर कर पा रही है, जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एरोसोल पार्टिकल्स अगर कम है, इसका मतलब जो डेजर्ट है वो क्रॉपलैंड एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए कदम उठाया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट इज अबाउट शेयर बाय बैक। अब देखो इस शेयर बाय बैक का भी एक अभी काफ़ी न्यूज़ में है कि बेसिकली शेयर बाय बैक क्या है। अगर आपने सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हो। सपोज इफ यू आर बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के शेयर्स को आप बाय करते हो और प्राइस ले लो उसका 10 रुपये का शेयर आपने बाय किया। अब सडनली ये 10 से 11 रुपये हो गया,
कंपनी को लगता है कि मार्केट में उसके शेयर की कोई वैल्यू बढ़ नहीं रही, इसलिए लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को दोबारा से बाय कर लेती है। कंपनी जब उन शेयर्स को दोबारा इसलिए बाय करना चाहती है क्योंकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, फिर दोबारा से वो अपने शेयर्स को रिलीज करेगी जिससे कि प्रॉपर आपका खरीदा जा सके। तो इसको कहा जाता है शेयर बायबैक। तो बायबैक ऑकर्स व्हेन इशूइंग कंपनी पे शेयर होल्डर्स द मार्केट वैल्यू पर शेयर, reabsorbs that portion of its ownership that was previously distributed among public and private investors. It may also be used by company as a signal that they see the share as undervalued. अगर उन्हें लगता है कि उनके जो शेयर्स हैं उनका प्रॉपर वैल्यूएशन मार्केट के द्वारा नहीं किया गया है। जब कंपनी शेयर को बायबैक, व्हेन कंपनी बायबैक शेयर्स द आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल कम्स डाउन एंड दिस इम्प्रूव द फाइनेंशियल वैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स आपके पूरे तरीके से सही हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द शेयर बाय बैक का जो आपका कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपको इसी चीज़ को समझना है कि कंपनी के द्वारा शेयर बाय बैक जो किया जाता है, ये जो एक कंसेप्ट है, इसमें यही है कि कंपनी अपने जो शेयर्स हैं उनके वैल्यूएशन को भी बढ़ाना चाहती है। द आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल कम्स डाउन एंड दिस इम्प्रूव द फाइनेंशियल वैल्यू, जो फाइनेंशियल वैल्यूएशन मैट्रिक्स है इट कैन इम्प्रूव फर्दर, क्योंकि तुरंत जो है शेयर्स खरीदे जाएंगे, फिर जब दोबारा से कंपनी रिलीज़ करेगी तो मे बी फ्यूचर में जो उसके प्राइस है वो आपके बढ़े। नेक्स्ट है प्लेटूज ऑफ कुर्बाथांग एंड मुलबेक। रिसेंटली आपका न्यूज़ में था, ये जो प्लेटू न्यूज़ में था, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लद्दाख में लोकेटेड है। हाल में ही अगर देखा जाए तो लद्दाख रीजन में कई सारे स्टेप्स आपके जो है वो लिए गए हैं, और उसके पीछे जो एक पर्पस था कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लद्दाख कारगिल डिस्ट्रिक्ट की, कि आर्मी ने डिसाइड किया टू रीलोकेट फ्रॉम प्लेटू ऑफ कुर्बाथांग एंड मुलमेक, है ना, कि वहाँ से रीलोकेट किया जाए, कुर्बाथांग और मुलमेक से रीलोकेट किया जाए, जिससे कि जो टाउनशिप है वो और ज़्यादा सही तरीके से एक्सपेंड कर सके। इसलिए प्लेटू आपका न्यूज़ में था, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना इट इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी हम और कुछ थोड़ा चेंजेस करेंगे, आज पहला दिन था। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।